बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ में नितीन शेयर करनी है। जनरल फैज़ हमीद साहब क्या सियासत में उन्होंने पहला कदम रख दिया है, ये मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं आपके सामने ये सबूत शेयर करूँगा। और दूसरी ख़बर ये है कि इमरान ख़ान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान ख़ान साहब के अदालत से बहुत बुरी खबर आ चुकी है और एक नई मुश्किल में फंस गए हैं, ये आपके साथ शेयर करना है। और तीसरी बात कि ये असम्बलियाँ तोड़ क्यों नहीं रहे, क्या माजरा क्या है, मामला क्या है, ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले कहना है भाई कि अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी व सारी है। 200 बिस्तर इंशाअल्लाह देंगे, ठीक है ना। 20 तारीख तक एक बिस्तर की कीमत 3500 रुपये है। 200 आटे के थैले देंगे इंशाअल्लाह और 1500 रुपये है एक आटे के थैले की कीमत कैरेज के साथ। और 200 फूड के पैकेजेस भी देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से। और जनाब आपका ताउन जारी व सारी है, मैं बहुत ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और आपके ताउन से देंगे इंशाअल्लाह और आपके सामने देंगे और इंशाअल्लाह कैमरे की नज़र से देंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने टीम के हेड को कि मुझे पता चला कि उनके ना बहनोई की डेथ हो गई है, असद शिराजी साहब। तो उनसे मैंने कहा है कि इसको कहते हैं तो थोड़ा सा 2-4 रोज़ आगे कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, वो नेकी का काम है, आप वो जारी रखें, ठीक है ना। और कहीं और जगह पे हुई है, अभी उनकी डेड बॉडी भी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा यार 1-2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा जी आप अपने हिसाब से करते हैं तो ठीक है 1-2 दिन, लेकिन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी तरह से हाज़िर हूँ। भाई ऐसे बंदों के जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। आप भी उनके लिए दुआ भी कीजिए और सलाम भी पेश कीजिए। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यकीन करें अल्लाह जानता है, अगर मुझे इस तरह की ईमानदार और इस तरह की एफिशिएंट टीम ना मिलती ना, तो मैं समझता हूं कि आप यकीन कीजिए मैं कुछ ना कर पाता। मैं इन्हीं के भरोसे पे मैंने जो है ना एक हामी भर ली और अल्लाह ताला के करम और आपके तावन से। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनाता हूँ। आपको मालूम तो है कि खान साहब ने शुरू ही से कहा, जब से वो हटाए गए, कि ये न्यूट्रल कौन होता है। अल्लाह ने आपको इजाज़त ही नहीं दी है, याद है ना, कि आप न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल तो जानवर होता है, यानी क्या है, यहाँ तक भी कहा कि कोई घर पे डाका डाले और चौकीदार कहे मैं तो न्यूट्रल हूँ, उन पे जुगते मारी, उनको पता नहीं क्या क्या इस मजाक किया, उन पे किस तरीके से जुगते मारी, उनको मजाक किया, उनका मजाक उड़ाया। अब उसके बाद कल खान साहब ने ये फरमा दिया, सुन लीजिए जरा। ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। ये जब हमारे खिलाफ ये धरने दिए जा रहे थे और ये जब कहा जा रहा था कि जी सारी जो PDM की जमातें हैं, ये सारा वक्त कह रहे थे कि जी उनको छोड़ के तो हमारी मदद करे। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि एस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। अब खान साहब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। जब जनरल बाजवा ने कहा कि हम तो न्यूट्रल हो गए हैं, ये कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। आपको किसने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं? इंसान तो नेकी का साथ देता होता है, बदी के खिलाफ होता है। नेकी उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, बदी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपोजिशन को, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब वो उतरे तो बदी वो हुकूमत को डिक्लेयर कर दिया और अपने आप को उन्होंने नेकी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि नेकी का साथ देता होते हैं। न्यूट्रल कौन होता है? वो तो जानवर होता है। अल्लाह ने आपको इजाज़त ही नहीं दी कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आप तो कोई साइड लेंगे और साइड आप हक की लेंगे। आज कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल रहे, इस वजह से कि एस्टेब्लिशमेंट का वकार इसी में है। कोई मैं समझता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसका असर आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो नौजवान है ना वो शख्सियत परस्त हैं,
वो जो नौजवान हैं उनमें किसी किस्म की कोई इस तरह की वजह से वो ठीक है। मैं ख़ुद भी सारी वीडियोस में कहता हूँ कि यूथिया उसका अपर चैम्बर फारिग है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सोचते नहीं है, बग़ैर सोचे समझे। लेकिन अगर नौजवानों की अकल पर, उनके शऊर पर कोई स्ट्राइक की जाए, उनको बताया जाए कि भाई यार, एक बंदा जिसकी सुबह ज़बान और है और शाम को और है, दोपहर को वो कोई और बोली बोल रहा है, रात को कोई और बोल रहा है, यार इस बंदे का आप अंदाज़ा कीजिए, कोई भी हो, छोड़ दीजिए इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, कोई भी हो, जो अपनी ज़बान की इतनी भी हिफाजत नहीं कर सकता, इतना लाज भी नहीं रख सकता, अपनी कोई ज़बान का पास नहीं रख सकता, सुबह कोई और बात कर रहे, कल को कह रहा था न्यूट्रल, तो अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी, वो तो जानवर होते हैं। आप कहते हैं आप न्यूट्रल रहें क्योंकि आपका वकार बुलंद होगा न्यूट्रल रहने से। उससे पहले कहा कि मैंने न्यूट्रल अंपायर जो है ना मुतारिफ करवाए, इस वजह से वो हमेशा क्रेडिट लेते थे। तो कहीं एक जगह पे तो रुको, कहीं एक जगह पे तो कम से कम को अपना किसी मामले में तो ज़बान की हिफाजत कीजिए सरकार। आ जाएं जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, ये सियासत में पहला कदम रख चुके। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है, लेकिन ये वीडियो ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए। ये वीडियो जनरल फैज़ हमीद साहब के गांव में एक तकरीब हुई। तकरीब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने की। उस तकरीब में जनरल फैज़ हमीद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। एक बंदा तकरीर कर रहा है और वो उनके कसीदे पढ़ रहा है, और फिर ये ज़रा सुनना पड़ेगी, ये वीडियो देखना पड़ेगी, सुनना पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि ये वीडियो बहुत कुछ बताती है, और आपको नज़र भी आएंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब इस वीडियो में सामने दिख रहे हैं कुर्सी पे बैठे। हम सारे इंशाअल्लाह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और जिस तरह आप कहेंगे हम सारे इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तामील करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए, और जिस तरह आपने पड़ोस में रहकर अपने इलाके की खिदमत की है, अब आप पब्लिक में आकर इससे बढ़ चढ़ कर अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की और पाकिस्तान की खिदमत करें। हमारी दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप CNC बने। आप अगर CNC बनते तो हमारे चकवाल डिस्ट्रिक्ट, हमारे इलाका, तो हमारी तो तरक्की या डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी। लेकिन ये अल्लाह की रज़ा थी कि आप उस मनसब पे नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारे लिए अब भी हम चाहते हैं कि सियासत में आकर आप उस मनसब पे पहुंचे, ताकि अवाम की इतनी खदमत करें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जनरल फैज़ हमीद लतीफाल में, चकवाल में वापस आ गया है और पहले से बढ़ चढ़ कर अपनी अवाम की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ताला आपको, आपके खानदान को मजीद तरक्की, कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए, ताकि हम सब लोग जो आपके अजीज हैं, आपके तलगदार हैं, आपकी बिरादरी है, हम सबको आप पर फख्र है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप भी जिस तरह हमारा फख्र है, हम इसी तरह आपकी भी, जिस तरह आपने हमारी खिदमत की है, इस तरह हम आपके साथ शाना बशाना चलते रहे। इसके अलावा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी 4 यून कौंसिल में, डोडियाल, सिराल, मंगवाल में स्पेशली 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कराई है। हमारी कोशिश, आपकी कोशिश मजीद होनी चाहिए ताकि जल्दी वो उसका इजरा हो जाए, और जो आपने हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो हम आपकी वसातत से वो वादे वफा कर सकें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हम सुन लिया जनाब, ये वो तकरीब थी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं। मतलब जनरल फैज़ हमीद साहब से कह रहे हैं कि आपने अपने गांव के लिए भी, आपने अपने शहर के लिए भी, फ़लाँ जगह के लिए 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट्स मंजूर करवाई हैं। जनरल फैज़ हमीद ने करवाई हैं, वहाँ के MNA ने नहीं करवाई। ये किस हैसियत में करवाई हैं, उनको क्यों ये ग्रांट्स दी गई हैं? जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपने वहाँ पे सड़कों के इफ्तिताह किए हैं जब वो खुद DGISI थे, जब वो खुद जर्नैल थे, उस वक़्त उन्होंने अपनी सड़कों के इफ्तिताह किए हैं, और उस इफ्तिताह के बोर्ड भी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे हैं, और उस इफ्तिताह की कुछ ख़बरें भी लगीं, और उस इफ्तिताह की कुछ मुतनाज़ बातें भी सामने आईं।
वो किस हैसियत में इफ्तिताह कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो सर्विस में रहते हुए अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए काम कर रहे थे और सर्विस में रहते हुए अपना तमाम के तमाम जो है ना वो सियासत कर रहे थे और अपनी मुस्तकबिल की सियासत को पक्का कर रहे थे। ये आपने देख लिया। ठीक, अमली सियासत में वो अभी कदम नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि उन पे कानूनी कदगन है, और वो कानूनी कदगन ये है कि जब तक कोई बंदा 2 साल कंप्लीट ना करे इतने तक वो अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता रिटायरमेंट के बाद। और वैसे भी नून लीग की हुकूमत है, यहाँ पे वजारत दिफा ने उन्हें NOC देना है, वो कब देगी? ठीक है। और अगर ये आप उनके अज़ाइम तो देखें, 25-25 करोड़ के 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूर करवाए हैं। ये तहरीक इंसाफ का जलसा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो खान साहब के नाअहल होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनकी जगह ले सकें, तो मेरा नहीं ख्याल, ठीक है ना, उनकी जगह वो नहीं ले पाएंगे। जो लोग कह रहे हैं मैं उनसे अदब के साथ इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, अब आ जाएँ जनाब कि खान साहब के लिए वो नई मुश्किल कौन सी है। खान साहब के लिए नई मुश्किल ये हो गई है जनाब कि वो जो तोशा खाना केस में खान साहब को नाअहल करार दिया गया था, अभी तक भी वो नाअहली बरकरार है। उसमें एक केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नीचे सेशन अदालत में भेजा था, और वो भेजा था इसलिए कि जी खान साहब ने आमदन से अपने वो छुपाए हैं, जो तोहफे हैं, जो तोहफ़ों से ली गई रकम है वो छुपाई है, और इस वजह से वो इनकी जो है ना रकम ज़ाहिर नहीं हुई, इस वजह से इनको नाअहल करार दिया गया है और इनके ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई यानी कि क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक, आपको मालूम है ना कि जब नवाज शरीफ साहब के भी उनके भी ख़िलाफ़ इस तरीके से तो उन्होंने कहा कि ये रकम इन्होंने ज़ाहिर नहीं की, और ये उन्होंने तोहफे भी पूरे ज़ाहिर नहीं किए और रकम भी ज़ाहिर नहीं की, और पूरी रकम नहीं ज़ाहिर की, छुपाई है रकम, तो इस वजह से उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई। तो पहले तो फ़ैसला महफूज किया गया था एडिशनल सेशन जज की अदालत ने, ज़फ़र इकबाल साहब उनका नाम है, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया 1-2 दिन पहले। तो आज वो फ़ैसला सुना दिया गया है और वो काबिल समात, केस को काबिल समात करार दिया गया है। गालिबन 9 जनवरी के लिए खान साहब को नोटिस भी जारी हो गए हैं कि वो इन पर्सन आके यानी असालतन खुद पेश हो के यहाँ पे पेश हों और वो फिर फर्दर आगे केस चले, वो बताएं कि जनाब उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि बादियों नज़र में खान साहब ने ये चीज़ें छुपाई हैं, बादियों नज़र में खान साहब ने तोहफे भी छुपाए हैं, बादियों नज़र में खान साहब ने तोहफों से हासिल की गई जो रकम है वो भी छुपाई है। अब ये वो केस था जिससे खान साहब की जान जा रही थी, जिससे तहरीक इंसाफ की कांपें टांग रही थी, समझ आ गई ना आपको, जिससे बिल्कुल जनाब वो एक अदालत में कभी गए तो कभी दूसरी में, और उनको जो नाअहली है उससे भी ज़्यादा इस केस से ख़तरा था क्योंकि ये फौजदारी केस है, इससे 3 से 5 साल तक की खान साहब को सज़ा भी हो सकती है, और अगर वो हो गई तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक ऐसी सूरत हाल होगी, डेफिनेटली जिसको 1 सेकंड की भी सज़ा होती है तो वो नाअहल हो जाता है। अच्छा, एक और नाअहली भी आपको पता है कि वो बिल्कुल खान साहब के सर पे तलवार लटक रही है, और वो टेरियन वाइट वाला केस है। वो पहले तो उसकी समाअत नहीं हो रही थी, लेकिन अब 20 दिसंबर से यानी 2-4 रोज़ बाद 20 दिसंबर से ही उसकी समाअत शुरू हो जाएगी, और वो हल्फनामा भी सामने आ गया है, वो एफिडेविट सामने आ गया है जो खान साहब ने लाहौर में बैठ के लिखा था। अमेरिका की अदालत का वो फैसला भी सामने आ गया है। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि खान साहब ने अपनी मुबैना बेटी छुपाई है, तो मैं कहता हूँ वो मुबैना नहीं है, वो बेटी है। उसकी वजह यह है कि मुबैना उस वक़्त होता है कि जब आप, ठीक है, आप पाकिस्तान की कोर्ट्स के हवाले से तो आप मुबैना कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है कि ये उनकी बेटी है, और अगर ये मुबैना होती तो फिर खान साहब जब गार्डियनशिप हवाले करने का फैसला कर रहे थे तो फिर वो खान साहब ना करते, फिर कोई और करता। तो वो बेटी हैं उनकी, और बेटी छुपाई है उन्होंने। कोई इकामा छुपाए, कोई बेटे से तनख्वाह ना लेने की बात करे तो फिर तो आप उनको नाअहल कर देते हैं, और जिसने बेटी ही छुपाई हो तो फिर तो बहुत अच्छा। बहुत बड़े लोग, बहुत सारे और भी कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं, क्योंकि जब सवालों के जवाब मिलने चाहिए आपको। हर किसी का राइट है कि वो सवाल करे, उसको जवाब मिलना चाहिए। कहते हैं जनाब कि ये खान साहब का माजी है, खान साहब की ये पर्सनल लाइफ है, ये वो है।
जब कोई पब्लिक फिगर होता है ना साहब, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, फिर उसकी पब्लिक लाइफ होती है। और ये कोई सिर्फ इधर मुसलमान कंट्री में ऐसा नहीं है, बल्कि आपने देखा कि बिल क्लिंटन का जब मोनिका लेविंस्की के साथ एक स्कैंडल आया था तो उनके मुआवजे तक बात गई। ये और बात है कि बाद में उनका मुआवजा टल गया, लेकिन उनके मुआवजे तक। इस तरह से और भी एक लंबी लिस्ट है यूरोपियन और अमेरिकन सरबराहों की और मुख्तलिफ किस्म के डिग्नेटरीज की, जो पब्लिक फिगर थे, उनके इस तरह के स्कैंडल्स आए तो उनकी वो फारिग हो गए और वो मुश्किलात का शिकार हो गए। इसी तरीके से खान साहब के लिए ये केस भी बहुत बड़ा और बहुत इस तरह का केस है कि आप यानी कि यूँ समझ लें कि ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है और खान साहब को इस केस में भी नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। देखें, कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी भाई भी मेरे कह रहे हैं कि जी देखें किसी लीडर को इस तरह से फारिग नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के आइन और कानून की किसी शिक की खिलाफ वर्जी हुई है, ये एक अलग डिबेट है कि आप उस शिक से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। 62-63, ठीक है ना, यानी 62-63 एक ऐसी दो शिक्के हैं, दो आर्टिकल हैं आइन के कि जिस मैं खुद हो सकता है उनसे इत्तफाक ना करता हूं। माजी में पूछा गया इमरान खान साहब के कि जनाब कि आप 62-63 को सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उस वक्त 62-63 की जद में नवाज शरीफ आ रहा था, उस वक्त 62-63 की जद में नून लीग वाले आ रहे थे। तो आगे एंकर ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि खान साहब आप इसकी जद में खुद भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा भले मैं आ जाऊं। उस वक्त उनको पता है कि जैसा हामिद मीर साहब ने आज कहा कि उनको कहीं मदरसा फैज़ुल इस्लाम से तो नहीं मदद आ रही थी, तो उस वक्त उनको पता है कि मदरसा फैज़ुल इस्लाम से उनको मदद आ रही थी। उन्होंने कहा मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरा तो बाल बीका कोई नहीं कर सकता, मेरी तो फैज़याबी हासिल है। तो उस वक्त तो खान साहब को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी और खान साहब ने कहा कि चाहे मैं भी इसकी जद में आ जाऊँ तब भी 62-63 को मौजूद होना चाहिए। आज खान साहब अपने उस बयान पे पछता रहे होंगे। मैं 62-63 के हक में नहीं हूं, मैं पर्सनली कह रहा हूं कि मैं 62-63 के हक में, लेकिन अगर 62-63 मौजूद है आपके आइन में और खान साहब ने उस 62-63 पर वो पूरा नहीं उतरते, कोई झूठ बोलता है, किसी ने कामा छुपा लिया, किसी ने जाली डिग्री छुपा ली, किसी ने कुछ छुपा लिया, वो तो हो गया नाअहल। और यहां पर किसी ने जीती जागती बेटी छुपा ली तो फिर वो 62-63 उस पर नहीं लगेगा। ये अलग बहस है कि वो 62-63 होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये अलग बहस है। लेकिन जब है वो मौजूद है, तब अगर उस पर कोई उसकी जद में कोई आता है तो फिर अगर उसको इस तरीके से छोड़ दिया जाए, फलां लीडर है, फलां सियासतदान है, फलां नहीं, फिर हर बंदा बराबर है। अगर उसकी जद में कोई आ रहा है तो उस पर लगना चाहिए। खान साहब के पास, खान साहब उसको खत्म करवा देते 62-63 को, लेकिन उसको पता था उनको उस वक्त के अब जद में नवाज शरीफ आ रहा है तो रगड़ा जाए। तो कल वो बात वही है ना कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं जी। तो बात ये होती है खान साहब कि ये वक्त वक्त की बात है। तो खान साहब आ जाए जनाब अपनी तीसरी स्टोरी पे। ये असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ रहे? खान साहब ने एक मुसलसल उसको प्रोलॉन्ग करना है। आप कह रहे हैं 17 तारीख को यानी परसों खान साहब एक ऐलान करने लगे हैं लिबर्टी चौक पे और उसमें बताएंगे कि हम असम्बलियां कब तोड़ेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए ना, प्रेसिडेंट साहब आज गए, उनके साथ मुलाकात की, उन्होंने परवेज़ इलाही, मुनीस इलाही, उनके साथ मुलाकात की। और प्रेसिडेंट के उसके बाद मैं बयान सुन रहा था, प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का सोचना चाहिए, हम सबको मिल के पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना चाहिए। सियासत में कोई लफ्ज़ जो है ना हर्फ आखिर नहीं होता, कुछ भी हर्फ आखिर नहीं होता। यानी आपको प्रेसिडेंट साहब में तब्दीली नज़र आई है ना, बहुत बड़ी तब्दीली ये होती है तब्दीली, ठीक है ना। वो कह रहे हैं, वड्डा निका डाकू कह रहे हैं कि जो खान साहब कहेंगे, जब हम उनके मुंतज़िर हैं, बस जैसे ही कहेंगे असेंबली टूट के टड़क हो जाएगी। तो ये आज 24 घंटे के अंदर मैं देख रहा हूँ मुनीस इलाही साहब जाके, यानी निका डाकू, वो जाके इमरान खान साहब के साथ दूसरी मुलाकात हुई उनकी 24 घंटों में। तो क्या वहाँ पे वो चाय शाय पीने गए थे, बिस्किट खाने गए थे? भाई कुछ तो डिस्कस करने गए हैं ना। कुछ तो बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ना चाहते ना, और अगर वो असेंबली तोड़ेंगे भी सही तो फिर कुछ अपनी बातें बनवाएंगे ना। वो रिटर्न मुआहदा चाहते हैं जो खान साहब नहीं करना चाहते, उनके साथ रिटर्न मुआहदा।
वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं जो खान साहब नहीं करना चाहते। तो बहुत सारी बातें हैं ना, या वो कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं कि जी खान साहब की जहाँ से खान साहब फंस जाएं कि जी आप हमारे साथ इस तरीके से, तो उनको भी पता है कि ये हमारे पास आखिरी चांस है इस तरीके। तो ये अगर इतना ही आसान है तो बार बार ये 24 घंटे में 2-2, 3-3 मुलाकातें क्यों हो रही हैं? अगर आप लिख के दे चुके हैं और आप कह चुके हैं कि ये अमानत है खान साहब की और हमने तोड़नी है, वो जैसे ही कहते बात खत्म हो गई। फिर तो बार बार मुलाकातों का और बार बार इन चीज़ों का क्या सूरत हाल और क्या होगा। और खान साहब को भी मालूम है जनाब कि वो अब कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कौमी असम्बली का, आज मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का कह रहे थे, सुन रहा था कि भाई हमारे इस्तीफ़े कबूल करो, स्पीकर को कह रहे थे मंजूर करो, हम जो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े। शाह साहब आप इतना सारा अरसा हो गया इस्तीफ़े दिए हुए, आप चले जाते राजा परवेज़ अशरफ के साथ, वो तो आपका पुराना साथी है, उनके चैम्बर में चले जाते, असम्बली का इजलास भी होता रहा, आप तो आपका इस्तीफ़ा तो कबूल नहीं हुआ, आप असम्बली का इजलास भी होता रहा, आपको तो कोई रोकने वाला नहीं होता था, आप वहाँ चले जाते, आप उठ के खड़े हो जाते, स्पीच करते और स्पीच में कहते कि जनाब स्पीकर मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूं कि मैं शाह महमूद कुरैशी अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का फलां से रिज़ाइन करता हूं, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूं। आप तो कलेक्टिव ऐलान करके आ गए, अब इंडिविजुअली जाए ना ज़रा, आपको किसने रोका था? स्पीकर के चैम्बर में चले जाएं, वहां पर तस्दीक कर दें। स्पीकर साहब कहते हैं कि चोरी, ये वही वाली बात है जैसे DGI साहब ने कहा था कि जी कि ये रात को चोरी मुलाकातें करते हैं जनरल बाजवा के साथ, दिन को उन्हें गद्दार कहते हैं। आप उनको मैसेज भिजवाते हैं कि जी हमारे इस्तीफे अल्लाह के नाम पे मंजूर न करना, ठीक है, और दिन को आप खड़े होकर जनाब मीडिया के सामने कहते हैं कि हम स्पीकर को कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल कर लें। तो अब देखते हैं मैच बहुत दिलचस्प मराहल में चला गया है। अब देखते हैं कि होता क्या है, कि असम्बली डिज़ाल्व होती है या नहीं होती, या 17 तारीख को कहीं खान साहब ऐसा ना कह दें कि हम मार्च या अप्रैल की फलां तारीख को असम्बली डिज़ाल्व करेंगे। देखते हैं 17 तारीख को वो कौन सी तारीख देते हैं, और फिर उसके बाद ये भी देखते हैं कि उस तारीख पर जनाब परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के बकौल वडाडा को अमल भी करते हैं या नहीं करते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।